Good morning, all my dear student. Good morning, you all. Today we are going to learn about the quadratic equation, and very first we should discuss over the basic. So quadratic equation दो चीज़ें हैं इसमें, quadratic and equation. The quadratic means the highest exponent, either you can say the degree should be 2. Degree of what? Degree of variable. वेरिएबल जो होते हैं x, y, z एंड सो ऑन, उनकी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री हर टर्म को देखना है. सारे टर्म्स में जो हाईएस्ट डिग्री है अगर वो 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होता है. और इक्वेशन मीन्स इक्वेशन शुड हैव द LHS एंड RHS. सो LHS और RHS जिसमें दोनों साइड होती है. RHS में कई बार हम लोग इक्वल टू में 0 होता है या कोई नंबर होता है या कोई कांस्टेंट है, और LHS में कोई पॉलिनोमियल है, RHS में कोई पॉलिनोमियल है, बट LHS RHS दोनों होने चाहिए. दैट गिव्स अ सेंस ऑफ इक्वेशन. नाउ लेट्स सी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स ऑल दोस इक्वेशंस विच आर इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. और उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है. मैथ्स में ऐसा कल्चर है कि इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखें. मीन्स व्हाट आई वांट टू से कि हाईएस्ट डिग्री जो एक्स स्क्वायर है वो सबसे पहले होना चाहिए, फिर एक्स वाला जो टर्म है वो उसके बाद होना चाहिए, फिर विदाउट एक्स. सो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की जाती है. और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में जो एक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट टर्म है इस कारण से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. सो इसका फॉर्मेट बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तब ये इक्वेशन बनेगी. और अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी केवल सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा रहा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है. इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का टर्म होना ये मैंडेटरी है. हाँ, अगर आपको एक्स का टर्म नहीं मिलता है, कांस्टेंट टर्म नहीं मिलता है तो चलेगा, बट एक्स स्क्वायर और व्हाट आई वांट टू से एक्स स्क्वायर नहीं है तो वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, यू स्क्वायर, टी स्क्वायर मीन्स वेरिएबल के स्क्वायर वाला एक टर्म आपकी इक्वेशन में होना चाहिए. अगर सिंपल मोनोमियल नहीं मिलता, सिंपल अगर डिग्री 1 का कांस्टेंट टर्म अगर ये चीज़ नहीं मिलती है आपको तो चल जाता है. हाँ, एक बात और एक्स स्क्वायर से बड़ा टर्म भी नहीं होना चाहिए. जैसे एक्स क्यूब आया, एक्स टू द पावर 4 आया, एक्स स्क्वायर आपको मिल रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है, एक्स 4 आ रहा है, एक्स 5 आ रहा है, तो वो नहीं चलेगा. आपको हाईएस्ट पावर वेयर ABC हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए. किसी भी टर्म में हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए. पावर ऑफ व्हाट? और एक्सपोनेंट ऑफ व्हाट? वेरिएबल. यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है. इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है, वेयर A, B एंड C आर द कोफिशिएंट्स या नंबर्स होते हैं. ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है पर थोड़ा समझ लेंगे. ध्यान से सुनना है जो चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम बेसिक्स पे बात कर रहे हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसमें कैसे कैसे इसको आइडेंटिफाई करना, कैसे सॉल्व करना, मेथड्स क्या क्या है, मैं सब चीज़ें डिस्कस करूँगा अच्छे से. तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, हेडफोन लगा कर सुने और केयरफुली उस चीज़ों को दिमाग में बॉटम ऑफ योर माइंड यू शुड सेटल ऑल थिंग्स, ऑल द कॉन्सेप्ट बॉटम टू योर माइंड. Not that the quadratic equation should have at least and at most. Here I want to say कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम एक टर्म होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्स स्क्वायर होना चाहिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड हैव at least and at most one स्क्वायरिक टर्म. एक स्क्वायरिक टर्म उसके पास होना चाहिए. स्क्वायरिक टर्म ऑफ व्हाट? लाइक एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, यू स्क्वायर, टी स्क्वायर एक्सेट्रा. मीन्स वेरिएबल्स, वेरिएबल का पावर 2 हो, डिग्री 2 हो. तो अगर ये होंगे तो इसका मतलब इनका कोफिशिएंट जो A है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो नॉन ज़ीरो टर्म
होना चाहिए, ये कंडीशन है थोड़ी। मतलब यू कैन नॉट से द ए एक्स स्क्वायर is 0x square. You cannot say. It is not allowed. So a should not be 0. अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या क्या सॉल्यूशन की टेक्निक से और उसके आगे इसको सॉल्व कैसे करना है। इक्वेशन तो समझ में आया कि एल एच एस आर एच एस होता है तो इक्वेशन है, और अगर एल एच एस आर एच एस के फॉर्म में नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सो हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वेश्चन। हियर वी आर हैविंग द मेथड्स में फैक्टराइजेशन मेथड है, एक फार्मूला मेथड है, और जो फैक्टराइजेशन मेथड फार्मूला मेथड के अलावा एक मेथड और होती है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो वो भी हमारे एनसीईआरटी का पार्ट है, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सीबीएसई कैरिकुलम। एनसीईआरटी बुक में मेंशन की है ये मेथड। कौन सी मेथड पे बात कर रहा हूँ मैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ ध्यान देना है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस of 2020 and 21st, that new session or coming session, that completing square method is out of syllabus now. So it is there in the NCERT book, but right now according to CBSE norms it is not a part of your examination, I suppose. Now but पढ़ना तो है ही। अभी अगर हमको पढ़ना है तो आप मेरे YouTube चैनल पे रिक्वेस्ट करके कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा, तो मैं अलग से वीडियो बना के इसको मैं समझा दूंगा। हाल फिलहाल हमको दो मेथड्स के ऊपर अच्छे से कमांड करना, और एक मेथड है इसमें फैक्टराइजेशन और दूसरी है फार्मूला मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड और फार्मूला मेथड क्या चीज़ होती है इसमें हम डिस्कस करने वाले। बिफोर दैट, ये जो सॉल्यूशन होता है इसका मीनिंग क्या है, क्या है मतलब होता है सॉल्यूशन का। देखिए सॉल्यूशन में अभी जैसे यहाँ पर मेंशन किया है कि ABC आर द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट से मतलब नंबर होते हैं, नंबर से मतलब कांस्टेंट होते हैं। तो जो नॉन वैल्यूज होती हैं वो ABC होती है। अब इसमें फाइंड करना, सॉल्व करना, तो फिर क्या सॉल्व करना? सॉल्व उसको करना है कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स अगर जैसे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C लिखा है, तो इसमें जो x है वो वेरिएबल है। अगर कोई इक्वेशन y की T U V W ऐसा कुछ आता है, z आता है, तो उसकी वैल्यू हम निकालना चाहेंगे। दैट इज द सेंस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब उनकी अननोन वैल्यू हमको फाइंड करना है। सो अननोन वैल्यू जो फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x, उसी चीज को कहीं ना कहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंड है, जिस चीज को आप बहुत ध्यान से थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में सेटल कर लेंगे, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है ये। ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट को इस बात समझ में नहीं आती है कि यार ये कभी उसको अलग नाम से पूछा जाता है, कभी किसी अलग नाम से पूछा जाता है। सो जो वैल्यू ऑफ x होती है दैट इज सॉल्यूशन। कभी हमसे बोला जाता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब भी आपको वैल्यू ऑफ x y z ये निकालना है। आपको आंसर फाइंड करना है, तब भी आपको ये निकालना है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब भी आपको x y z की वैल्यू निकालना है। तो इन सबका सेंस एक ही। और चैप्टर नंबर 2 अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये जो x y या z की जो वैल्यू है, जो इक्वेशन में x y z है, उसकी वैल्यू को सेकंड चैप्टर में जो कि क्वाड्रेटिक या इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलते हैं, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स, उसमें जो x की वैल्यूज निकालते हैं उसको जीरोस कहा जाता है। सो इन द सेंस, इन शॉर्ट, द वैल्यू ऑफ x, इसी को सॉल्यूशन कहा जाएगा, यही आंसर बनता है। इसी को रूट्स कहा जाता है, मतलब जो x की वैल्यू निकालते हैं वही रूट है एक्चुअली में। और चैप्टर नंबर 2 अगर हम कर रहे हैं तो वही जीरोज हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए चाहूँगा कि आप अपने वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसको, और फिर हम नेक्स्ट चलते हैं अगली स्टेप पे। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, नाउ अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो मेथड है, मेथड में दो मेथड है सॉल्व करने के लिए। फार्मूला मेथड एक आपके फैक्टराइजेशन मेथड है, अभी हम आएंगे उसके ऊपर। उसके पहले थोड़े से कुछ बेसिक्स पे बात कर लेते हैं। टेस्टिंग, ऐसा नहीं कि आपको कोई इक्वेशन दे दी गई तो वो सॉल्व हो ही जाएगी, ऐसा नहीं होता है कई बार कि वो जो इक्वेशन आपको दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो सॉल्व ही हो जाएगी। तो उसके लिए टेस्टिंग करना पड़ता है। टेस्टिंग करने से मतलब क्या है, सबसे पहले तो आप जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, जो भी इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद उसको इस फॉर्मेट में लेके आए, ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में लाना है।
इस फॉर्म से हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन को इस आइडियल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, तो हम जो इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो वो जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो ए कहलाएगा, एक्स का जो कॉफिशिएंट होगा वो बी होगा, और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है वो 0 हो जाता है। सो आफ्टर द गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म दिस वन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी निकालना है। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी निकलने के बाद में जो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला है उसके बाद आप डी की वैल्यू को एनालाइज करेंगे। मैं क्या सिखा रहा हूँ, हम सीख रहे हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग इन द सेंस, ये नाम मैंने रखा है, ऐसा कोई बुकिश नेम नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है आपका। टेस्टिंग इन द सेंस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी या नहीं होगी, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम मेथड यूज़ करने वाले हैं उसका पहले से प्रिडिक्शन करना है कि जो आंसर आने वाला वो कैसा होगा। आंसर मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आंसर अभी हमने देखा था, आंसर मतलब जो रूट्स निकलेंगे उसकी बात हो रही है। तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। डिस्क्रिमिनेंट डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते हैं तो फार्मूला मेथड में बड़ा काम आता है। तो देखते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव इट मीन्स द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे, दो रूट्स निकलेंगे, दोनों आंसर अलग अलग होंगे। डी की वैल्यू अगर 0 आ जाती है सपोज, तो रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, दो आंसर आएंगे एक्स के और दोनों आंसर सेम होंगे। इफ डी इज लेस देन 0 इट मीन्स इफ इट इज नेगेटिव। अगर डी यहाँ ए बी सी की वैल्यू रखने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर जो आता है आपका नेगेटिव आ जाता है, तो डी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है इट मीन्स 0 आई, 0 से छोटी है सॉरी, तो डी इज ग्रेटर लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव। सो रूट्स आर इमेजनरी। इमेजनरी मतलब जिसको खाली इमेजिन कर सकते हो आप, वो रियलिस्टिक वैल्यू नहीं है, वो नंबर लाइन्स में शो नहीं कर सकते, उसका कोई वो नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आई तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, नो नीड टू सॉल्व इट, वो वहीं रुक जाएगा सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा एक आइडिया लग रहा हो कि हमको एक कोई क्वेश्चन दिया है, तो उस क्वेश्चन के अंदर आपने उसको एक पहले फॉर्म दिया है, उसको एक फॉर्मेट दिया है, वो फॉर्मेट आइडियल इक्वेशन के फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर हो, फिर एक्स वाला टर्म हो, और फिर कांस्टेंट टर्म हो। ए बी सी तो कोई नंबर होगी, ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 समझ सकते हो आप। तो ऐसा फॉर्मेट देने के बाद ए बी सी की वैल्यू छाटेंगे। ए बी सी की वैल्यू छाटने के बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, उस पर आप इन तीनों में से देखते हैं कौन सा होगा। अगर डी की वैल्यू सपोज नेगेटिव आ जाती तो हमारा सॉल्यूशन वहीं ख़त्म हो जाता है, मतलब हमको ना सॉल्व नहीं करना उसके आगे। इससे ज़्यादा डिस्कस हमारे 10th क्लास के सिलेबस तक में नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है। हायर क्लासेस में उसमें इमेजनरी का है, थोड़ा मैथमेटिक्स अलग से चलता है। सो डियर स्टूडेंट, अभी हम जो जैसे हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले जैसे ही हम पढ़ना चाहते हैं तो कुछ हमको बेसिक्स पढ़ना है, जो भी मैंने पढ़ा है समझा है उसका इंट्रोडक्शन दिया है। और 4.1 जो हम करेंगे तो 4.1 के अंदर आपको ये चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि हाईएस्ट टर्म है वो एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए, एक्स क्यूब वाला जो है वो अलाउड नहीं है, x4 x5 मतलब हायर ऑर्डर के जो हायर डिग्री वाले टर्म्स होते हैं वो अलाउड नहीं है। लोअर डिग्री के टर्म्स चलेंगे लेकिन एक्स स्क्वायर इज मस्ट, एक्स स्क्वायर हो वाई स्क्वायर ये होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट ये होना चाहिए। इसके नीचे वाले भी मैंडेटरी नहीं है, इसके ऊपर वाले तो ज़रूरी है ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर आपको ढूंढना है, कम से कम एक्स स्क्वायर बचना चाहिए, एक्स बचना चाहिए, कांस्टेंट बचना चाहिए, वो चलेगा। लेकिन अगर आपके पास एक्स क्यूब x4 x5 ऐसे कुछ बचता है तो वो नहीं चलेगा। तो एक्सरसाइज 4.1 पूरी एक्सरसाइज आपको करीब करीब ये चीज़ चेक करने के लिए दी है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो उसके लिए आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो नॉर्मली a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर उस फार्मूले से होता है, तो ये मैंने कुछ आइडेंटिटियाँ लिख दी हैं जो 10th क्लास में वैसे हमको बच्चों को पता होनी चाहिए। वैसे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स से कि उनको सब बाय हार्ट होगी। तो मैंने यहाँ कुछ लिखी है आइडेंटिटी, इसको आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे, इसमें जो फैक्टराइजेशन मेथड है
उस फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अभी कोई वर्ड प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना भी पड़ सकती है, जहाँ पर बन जाए, इक्वेशन बन जाए, उसके बाद ये कंफर्म करना पड़ता है कि वो सॉल्व होगी या नहीं होगी। इट मीन्स बाय डिस्क्रिमिनेंट यू कैन टेस्ट इट, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के टेस्ट कर सकते हैं। और वो प्रोसेस होने के बाद में जब आपको पता लग जाए कि हाँ ओके दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व, जब आपको पता लग जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया है, अगर जीरो आया है, तो हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो सॉल्व करने के लिए अब दो मेथड मेंशन किए, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरी हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में फार्मूला मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने सीधे दी है और सीधे मैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या है उस पर फोकस कर रहा हूँ। और बहुत ध्यान से समझना जरा, यहाँ पर कुछ थोड़ा इनोवेटिव और क्रिएटिव स्टाइल है यहाँ पर सॉल्व करने का, और एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट्स बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ा हेडेक होता है ये चीज़ें कि समझना मुश्किल हो जाता है कि अरे नंबर कैसे डायग्नोज हुआ, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट और एज वेल टीचर भी एक गलती करते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप के बाद में थर्ड स्टेप दो नंबर ऐसे आ जाते हैं और बंदे को समझ में नहीं आता अगले को कि ये दो मार्क्स दो नंबर से कैसे आए ये नंबर। तो उसके लिए एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना फैक्टराइजेशन मेथड के लिए कि जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, एक तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म हो, फिर एक्स वाला टर्म हो, कांस्टेंट टर्म हो, ये एक फॉर्मेट में हो, फॉर्मेट मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, इक्वल टू में ज़ीरो होना चाहिए। ये नंबर में यहाँ पर अगर कुछ दिया है तो उसको आप इधर लाए, इसको सिंप्लीफाई करें और एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा। फिर क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर हो, जैसे राइट नाउ अभी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है तो जीरो नहीं लेंगे आप, उसको वन लेंगे, वन एज्यूम करेंगे, उस वन का मल्टीप्लाई अब लास्ट वाला जो नंबर है 10 उससे करेंगे। तो ये 10 वन ज़ा 10 हो गया, 1 10 ज़ा 10 हो गया, मतलब कुल मिला के 10 मिला है। ये 10 लिख लेंगे आप सबसे पहले। डोंट बॉदर अबाउट द मार्क्स, सॉरी साइन, जैसे नेगेटिव है पॉजिटिव है उससे मतलब नहीं है। आप यहाँ पर नंबर देखो क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ कितना है 10, तो 1 और 10 का मल्टीप्लिकेशन किया आपने 10 आया। बीच में लिखा हुआ 3 तो आप इसको 3 लिख लो, नेगेटिव पॉजिटिव डोंट बॉदर अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, just simply write the numbers only. So 10 ones are 10, in between the coefficient of x is 3, so write down first 10 ones are 10 then 3. Now search out two numbers. आपको दो नंबर ऐसे सर्च करने हैं, वो दो नंबर ऐसे होना चाहिए जिनको प्लस करें या माइनस करें। राइट नाउ क्या करा मैंने, माइनस किया, तो दोनों को माइनस करें या प्लस करें तो उससे वो 3 आ जाए। और उन्हीं दोनों नंबर का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ये जो मैंने 10 ढूंढा था ये 10 आ जाए। हमको 10 और 3 कहाँ से मिले आपको पता होगा कि 10 वन ज़ा 3, 10 करके हमने 10 लिखा था और बीच का ये 3 लिखा था। अब 10 और 3 आने के बाद इनका क्या करना है, आपको दो नंबर ऐसे ढूंढना है, इनको प्लस करें या माइनस करें तो ये बीच वाला 3 आ जाए। इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो वो 10 आ जाए। तो मुझे मिला 5 माइनस 2 से और 3 आ जाता है, 5 2 ज़ा 10 करता हूँ। ठीक है, तो करना क्या है, एक्स स्क्वायर को नहीं छेड़ना है, माइनस रिमेन एज इट इज़, ये पीछे वाला एक्स ये भी ऐसे रहेगा, -10 ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, और इक्वल टू 0 को तो पता ही नहीं लगना चाहिए कि क्या हो रहा है, उसको छोड़ दो। करना क्या है फिर, ये जो 3 है 3 की जगह पे आप लिखेंगे 5 माइनस 2, केवल इस 3 की जगह 5 माइनस 2, कहाँ से आया 5 माइनस 2, क्योंकि ये जो 5 माइनस 2 से 3 बन रहा था, सो इन प्लेस ऑफ 3 शुड राइट 5 माइनस 2। ये जो माइनस था वैसे ही रखना, पीछे का एक्स ऐसे ही रखना और -10 ऐसे ही रखना। ये बहुत काम की चीज़ है, आप इसको बहुत, ये सेकंड स्टेप आपने सही करी तो क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको कुछ ऐसा बता रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड्स आपसे कभी गलत नहीं होगी। तो अब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ये माइनस माइनस नहीं होता, वायरस होता है। यह वायरस जब किसी ब्रैकेट के अंदर घुसता है तो सबके साइन चेंज कर देता है, मतलब जो भी आपको यहाँ पर टर्म्स दिखेगा उसका साइन आपको बदलना है। मीन्स 5 जो अभी दिख रहा है आपको 5 वो पॉजिटिव है, तो वो ब्रैकेट अगर ओपन हो जाता है तो ये वायरस की वजह से हो जाता है -5। ये जो -2 दिख रहा है इस वायरस की वजह से +2 हो जाता है। अच्छा, फिर पीछे जब ब्रैकेट हटेगा तो केवल वन साइड से तो हटेगा नहीं, तो पीछे से x भी आ जाता है, तो ये -5x माइनस हो जाता है 5, और पीछे से x लग जाता है इसके साथ -5x। ये हो जाता है यहाँ पर -2 +2 हो जाता है,
और पीछे से यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन x के साथ हो जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस 3 टर्म्स स्प्लिट इनटू 4 टर्म्स। ये 3 टर्म्स जो है वो 4 टर्म्स में डिवाइड हो चुके हैं। अब 3 टर्म्स में से कॉमन लेना मुश्किल होता है, लेकिन 4 टर्म में से कॉमन लेना आसान होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसमें दोनों में से आप x कॉमन ले लो, यहाँ से x बचा माइनस 5 प्लस 2, अब प्लस 2 छोड़ो, यहाँ से एक्स स्क्वायर और 5x में से आपने x कॉमन निकाला, यहाँ से बचा है x, यहाँ से बचा है माइनस 5। फिर ये जो ब्रैकेट बन गया है इसको आप यहाँ पहले लिख दो। फिर सोचो कि लास्ट के जो 2 टर्म्स थे इनमें से ये x माइनस 5 कैसे बचेगा। ये 2x था, ये माइनस 10 था, तो इसमें से x बच रहा है तो ये प्लस 2 बाहर होगा, ठीक है। और ये 10 में से 5 बच रहा है तो इसमें से भी 2 बाहर होगा, मतलब इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन निकाला है। तो कॉमन निकालना बाद में, ये जो ब्रैकेट बन जाता है इसको यहाँ लिख दो और फिर सोचो इन दोनों में से कैसे कॉमन निकालें। क्या कॉमन निकालने के अंदर ये बच जाए तो आपको ऑटोमेटिक पता लगेगा 2 आया। दूसरा एक चीज़ और, जिस रास्ते से आप घर से कहीं जाते हैं और उसी रास्ते से वापस लौटें तो घर आना चाहिए, और अगर घर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब भटक गए। तो हम 4th स्टेप में पहुंचे हैं यहाँ से। अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करने की सोचूं, करना नहीं है पर सोचूं, अगर इसका मल्टीप्लाई होते आता है कि नहीं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई माइनस 5x हो जाएगा, और फिर 2 का मल्टीप्लाई x से करें तो ये 2x हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा 10 आ जाएगा। मतलब सब कुछ सही हो रहा है। इक्वल टू जीरो लिखना भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो सेकंड चैप्टर में जीरो नहीं लिखते हम, तो यहाँ पर भी हमारी आदत होती है जीरो छूट जाता है, तो जीरो लिखना जरूरी है यहाँ पर। अब आप ये 2 टर्म्स बन गए, एक टर्म तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, ये एक टर्म है सिंगल टर्म, ये दूसरा टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स में से आप x माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे, एक नया ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से बनेगा x, बाहर जो निकला था उसके लिए नया ब्रैकेट लगाएंगे, x माइनस 5 के ब्रैकेट कॉमन लेना, ब्रैकेट ही पूरा कॉमन लेना है, एक नया ब्रैकेट लगाना है। इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पर ब्रैकेट लगा के यहाँ से आप लिखेंगे x और यहाँ से लिखेंगे प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस ब्रैकेट इज मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, गिविंग 0। इट मीन्स it is possible if and only if among these 2 brackets any one should be 0. So x minus 5 is 0, either x plus 2 is equal to 0. So x minus 5 is 0. If suppose it is 0, then minus 5 went this side, x is equal to 5. This is one of the solution of x. And if x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2. ये plus 2 उधर जाके minus 2 हो गया है, तो ये दूसरा आंसर निकला है इसका। ये जो दोनों आंसर निकले हैं ये थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके चेक करो। ये जो 2 आंसर हैं, x की वैल्यू है, जो सॉल्यूशन है, यही हमारे रूट्स हैं। और अगर ये चैप्टर सेकंड होता तो ये जीरोज होते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड थी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी जाएंगे अब एक्स स्क्वायर का, हाँ यहाँ पर हमने क्या किया था, इससे मल्टीप्लाई करके 10 लाए थे। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 100, तो 100 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 100 1 जा 100 हो गया, ठीक है। बीच में आपका 20 लिखा हुआ है। 2 नंबर आपको ढूंढना है, जो 2 नंबर्स ऐसा होना चाहिए जिनका प्लस करें या माइनस करें। अभी जैसे माइनस करने से 3 आ रहा था, अभी प्लस करने से 20 आ रहा। अच्छा, उन दोनों का मल्टीप्लाई से 100 भी आ रहा, तो ये 2 नंबर हमको मिल गया 10 10। तो यहाँ पर 20 की जगह लिखूंगा मैं 10 + 10। रेस्ट अदर टर्म्स साइन, रेस्ट अदर all the numbers and variables remain as it is. What need to do? The coefficient of x supposed to be replaced by 10 + 10. How you are getting 10 + 10, that I have explained already. So 100x square minus 10 + 10 within the bracket, हाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है यहाँ पर, प्लस ये पीछे जो 1 रहेगा और x रहेगा इज इक्वल टू 0। ना ओपन दिस ब्रैकेट। अब ये वायरस होता है, ये ओपन करूँगा ब्रैकेट तो ये माइनस, ये वायरस जो है उनके साइन चेंज कर देगा। तो 10 और 10 के साइन माइनस 10 हो गए +1। तो 100x स्क्वायर माइनस 10x +1। नाउ टेक आउट दिस कॉमन फ्रॉम 100x स्क्वायर माइनस 10x, इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो 100 और 10 में से 10 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर x में से x कॉमन ले लिया। तो अब 100 का ऐसा नहीं कि आपने 10 कॉमन लिया तो ये 90 बचेगा, भाई ऐसा नंबर बचेगा जिसका मल्टीप्लाई से 100 बनता हो। 10 कॉमन लिया है तो अंदर 10 बचेगा, 10 10 से 100 होता है, इसलिए 10। एक्स स्क्वायर में से 1 बाहर गया है तो 1 कॉमन में अंदर बचा है। यहाँ 10x पूरा ही चला गया है, तो ऐसा नहीं कि इसकी प्लेस पे कुछ नहीं बचा है, इसकी एब्सेंस में मतलब 1 बचा है, -1।
ठीक है, फिर आप ये ब्रैकेट यहाँ पर लिख लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन लें कि अंदर ये 10x माइनस वन बचे, तो यहाँ से -1 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 10x, यहाँ से बचा -1। ये तो पहले ही हो चुका था। थोड़ा सा शक करना जायज़ है, हमने ठीक करा ही नहीं, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करें तो 100x², इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया जाता है तो -10x। -1 का मल्टीप्लाई इससे होता था -1, और इससे अगर हो जाए तो -1 + 1, मतलब हमने ठीक किया है, = 0। Now take out this bracket, 10x minus 1, 10x minus 1 common, take a new bracket, यहाँ से 10x लेना, यहाँ से -1 लेना, = 0 एज इट इज़ रहेगा। अब ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब एक ब्रैकेट 0 होगा पक्का। दोनों को अलग अलग लिख के देख लेते हैं। तो 10x minus 1 = 0, और अनदर 10x minus 1 = 0। सो 10x = -1 उधर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x = 1/10। Here 10x minus 1 = 0, तो 10x = 1, so x = 1/10, so x = 1/10, another 1/10, both are same, so roots are 1/10, or you can say the answer is 1/10, 1/10, two answers. So these are the two simple example or illustrations about the factorization method you can see. सो ये दो क्वेश्चन मैंने सिंपल दो क्वेश्चन दिए हैं मेथड को समझाने के लिए। वीडियो रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो एक और मुझे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिल गया था एनसीईआरटी का ये, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पर भी डिस्कस की जाए, थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों के लिए। √2x² + 7x + 5√2 = 0। सो जो आपको टेक्निक बताई गई कि जो x² का जो कॉफिशिएंट है, मतलब उसके साथ जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लिकेशन लास्ट वाले कांस्टेंट नंबर से करना है। लेकिन ये सब चीज़ें कब होगी, जब आप उसको एक फॉर्मेट में लाएंगे। पहले x² वाला टर्म लिखना, फिर x लिखना, फिर कांस्टेंट। देन √2 का मल्टीप्लाई 5√2 से करना है आपको, ये किया है मैंने मल्टीप्लाई। √2 का मल्टीप्लाई हो जाता है 2, देन 5, तो 5 × 2 हो जाता है। ये 2 कहाँ से आया, इन दोनों के मल्टीप्लाई से आया 2, तो 5 2 = 10, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई से जो नंबर मिलता है मुझे वो मिला है 10। द कोफिशिएंट ऑफ x is 7, so 10 and 7, these are the two numbers I got it. Now I have to find the another two numbers to form 7 by their addition or subtraction. So 7 को फाइंड करने के मेरे दो नंबर और फाइंड करने हैं, 2 + 5, जिससे 7 बन जाता है। तो दो नंबर मुझे और ढूंढना थे, तो मैंने ढूंढा है कि 2 और 5 जो है इन दोनों का प्लस करते हैं तो 7 आ जाता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई से 10 भी बन जाता है। सो अब मुझे क्या करना है, इसको नहीं छेड़ना है। रूट वाला नंबर आया है, रूट वाली इक्वेशन आई है, क्वेश्चन आया, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, आसान होता है। तो √2x² एज इट इज़ है, ये प्लस भी ऐसा ही है, ये 7x में से x ऐसे ही बचा है, पीछे का टर्म ऐसे ही बचा है, और = 0 भी है। बस करा क्या है मैंने, 7 की जगह पे 2 + 5 लिखा है पर्पसली। 5 + 2 लिख सकता था, लेकिन मैंने 2 + 5 लिखा जानबूझ के। नाउ इफ़ आई ओपन दिस ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर माइनस नहीं है, तो कोई चेंजेस नहीं आएंगी। +2x हो जाएगा, +5x हो जाएगा, ये x दोनों के साथ हो जाएगा, तो ये हो गया है 2x और 5x, तो 5√2 = 0 हो गया। नाउ इनिशियल टू टर्म्स हैविंग द √2x² एंड 2x, अभी जस्ट मैंने कहा था कि √2 का मल्टीप्लिकेशन 2 होता है, तो इस 2 के अंदर दो फैक्टर होते हैं, इसके अंदर इसमें 2 बार होता है √2। तो देखते हैं, यहाँ पर ये √2x² है, ये 2x है, तो इसमें √2 एक होगा, एक इसमें दिख ही रहा है सामने, तो वो √2 कॉमन ले सकते हो आप। ये x² और ये x है, तो इसमें से x कॉमन ले सकते हो। अब बचा है, यहाँ से √2 तो चला गया था, एक ही है, तो यहाँ पर रूट नहीं बचा है। x² चला गया है, तो इसमें से x बचा है। कुल मिला के इस टर्म से √2x कॉमन निकल चुके हैं, खाली x बचा है। इसमें से √2 डबल होते हैं, 2 होते हैं डबल, तो एक तो चला गया है बाहर कॉमन में, x भी चला गया, तो एक √2 बच जाएगा, तो x + √2 बच गया है। अब आप इस ब्रैकेट को यहाँ लिख दो, बाद में सोचेंगे हम कि इन दोनों में से क्या कॉमन निकालें। अब देखो, इस टर्म में से और इस टर्म में से आपको यहाँ से x बचा हुआ दिख रहा है, इसमें से √2 बचा हुआ दिख रहा है, तो ये जो 5 है ये कॉमन लिया होगा, तो ये 5 कॉमन आ गया। अब आपको x + 2 के दो ब्रैकेट दिख रहे हैं,
इनका चेक कर लो, मल्टीप्लाई आता है, इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है कि नहीं बनता है, ये बन जाता है, जैसे 2 क्वेश्चन में देखा था हमने। और ये ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं। अब ये दोनों ब्रैकेट कॉमन ले लिए हैं, x+2, और एक नया ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ से जो कॉमन निकला था √2x, और यहाँ से +5 को एक ब्रैकेट बना के इक्वल टू 0, आइदर दिस ब्रैकेट इज 0 और दिस ब्रैकेट इज 0। तो यहाँ से ऐसे हमको यहाँ पर x + √2 = 0 में x = -√2 एक सॉल्यूशन मिलता है, और √2x + 5 = 0 रखने से √2 = -5, x = -5/√2। हाँ, यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैथ्स का एक कल्चर है, एक परंपरा है, उसको आप ध्यान रखेंगे। ऐसा मैथ्स में कहीं नहीं लिखा है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, कि हम लोग कभी भी किसी सॉल्यूशन को करें, कभी भी ध्यान रखना कि रूट वाला कोई नंबर डिनोमिनेटर में रखा नहीं जाता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कहीं पे, पर ये रखा नहीं जाता है, कल्चर नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको रैशनलाइजेशन कर देना। जैसे 9th में आपने सीखा होगा 5/√2 लिखा हुआ है, तो 5/√2 है। अब 5/√2 में रैशनलाइज कैसे करना, तो ये रूट को हटाना है, क्योंकि यहाँ होना नहीं चाहिए ये रूट। तो उसको हटाने के लिए एक और रूट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो ऊपर भी कर रहे हैं न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ भी कर रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने से नीचे तो डिनोमिनेटर में बन जाता है 2, तो ऊपर -5√2 हो जाता है और नीचे हो जाता है 2। ये एक आंसर बनता है, एक आंसर बनता है। तो ये फार्मूला मेथड कंप्लीट हुई है, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट हुई है। एक दूसरी मेथड है, वो थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड में ये 2x² - 6x + 3 एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये एक इक्वेशन लिए, इसको कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म भूल गए क्या, वो था ax² + bx + c = 0। वो स्टैंडर्ड फॉर्म से आप इसकी कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन करने में जो x² का जो कॉफिशिएंट होता है वो गया a, x का जो कॉफिशिएंट था वहाँ पर +b था और यहाँ पर -6 है, इसका मतलब b की वैल्यू -6 है। तो ये साइन को लेकर भूलना मत, साइन में बहुत गड़बड़ होती है। तो ये -6 b की वैल्यू है। लास्ट वन इज c, तो c इज 3। सो a b c ये इनकी वैल्यू हो गई। ये वैल्यू निकालने के बाद में फिर क्या करते हैं, हम टेस्टिंग करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आपको वैसे भी निकालना है, क्योंकि फार्मूला मेथड में ये b² - 4ac काम आता है। देखो किस तरीके से, d = b² - 4ac, और b की वैल्यू रखेंगे आप -6 का स्क्वायर +36 होता है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, -36 करते हैं, तो ध्यान रखेंगे। -4, a की वैल्यू 2 रखेंगे, c की वैल्यू 3 रखेंगे, तो सबका मल्टीप्लाई 24, 36 - 24 आया 12। अब 12 का साइन देखना है आपको, ये लार्ज नंबर 36 का था, प्लस का बचा है, तो d की वैल्यू आई है पॉजिटिव। हैंस देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दो रूट होंगे और दोनों रियल होंगे।